हेलो स्टूडेंट, मैं सुनीता यादव एसके यादव क्लासेस से इस वीडियो के अंदर आपको चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने इसका हाफ पार्ट करवाया था, अभी इसका हाफ पार्ट है। आगे मैं करवा रही हूँ योजना आयोग। पहले में कि देश का आर्थिक सामाजिक विकास कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या मॉडल अपनाया जाए, उन सब के बारे में मैंने बताया था। भारत ने जैसा कि मिश्रित मॉडल अपनाया, लेकिन इतनी गरीबी और इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो योजनाएं एकदम उनका परिणाम हमें दिखाई नहीं दिया। और इसके अंदर जो मैं करवा रही हूँ वो है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग एक संविधानोत्तर संस्था थी, यानी संविधान के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है, ये बाद में बनाई गई, क्योंकि इसकी स्थापना भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 में की। ये एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसका हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। 28 मार्च 1950 को योजना आयोग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, लेकिन 16वीं लोकसभा चुनाव के अंदर, यानी जब भारत में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी 2014 के अंदर, उस समय इसका नाम बदल दिया गया। 65 साल पुरानी जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, उसका नाम अभी नीति आयोग रख दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और 5 जनवरी 2015 को इसकी नियुक्ति कर दी गई, यानी जो नीति आयोग है उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। योजना आयोग या नीति आयोग के क्या क्या कार्य हैं, इसमें हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना। फॉर एग्जांपल, यदि हम अपना घर चलाना चाहते हैं तो घर में भी हम ये सोच के चलते हैं कि हमें इतना पैसा इस चीज़ में लगाना है, इतना पैसा इस चीज़ में लगाना है। ऐसे ही अपने देश को चलाने के लिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए भी हमें पहले प्लानिंग करनी होती है। योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है, देश के जो संसाधन है कि हमारे पास कितने संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, कोयला, पेट्रोल, लोहा एक्सेट्रा, उन सब का अनुमान लगाना कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी हमारी पॉपुलेशन है और कितनी उसकी डिमांड है, किस चीज़ में कितना पैसा लगाना है, इस चीज़ की प्लानिंग करना, योजना बनाना। नेक्स्ट पॉइंट आता है विभिन्न प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। प्राथमिकता मीन्स कौन सी चीज़ में पहले पैसा लगाया जाए और किस चीज़ में बाद में पैसा लगाया जाए, यानी हमारी जो तत्काल ज़रूरत है, प्रेजेंट की जो ज़रूरत है वो क्या है और हम किस चीज़ को डिले कर सकते हैं, ये भी योजना आयोग का कार्य है। सरकार से उस क्षेत्र में काम करने के लिए सिफारिश करना जिसमें रिक्वायरमेंट है। और जो अगला पॉइंट बनता है वो है आर्थिक विकास में बाधक तत्वों का पता लगाना, कि जो हमारे पास यदि रिसोर्सेज हैं, प्लानिंग है, तो हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा देश का। इन चीज़ों के बारे में क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्लियर करना, पता लगाना, ये भी योजना आयोग का कार्य है। इसके अलावा 5 ईयर प्लान बनाना, जो पंचवर्षीय योजना है, उसका काम योजना आयोग का ही कार्य है। तो देश में 5 साल तक हमें ये चीज़ें करनी है, इतना पैसा इस चीज़ में लगाना है, ये सब प्लानिंग करना भी योजना आयोग का कार्य है, यानी अभी नीति आयोग बोला जाता है। जैसे बजट जब बनता है तो बजट पर भी विचार करना, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, उसका व्यय, और जो हमें आगे आने वाले टाइम में करती है उसकी प्लानिंग करना, ये सभी नीति आयोग या योजना आयोग के ही कार्य है। देश के विकास के लिए प्लानिंग ज़रूरी है, इसलिए पहली जो 5 ईयर प्लान 1951 में लागू हो गई थी और 56 तक चली। इसके अंदर जो पहली 5 ईयर प्लान थी उस पर कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी उस टाइम वो खाद्यान्न संकट था। जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था, वहाँ से पॉपुलेशन भारत के अंदर आ गई थी और काफ़ी संख्या में शरणार्थी भारत के अंदर था, जिनको भोजन प्रोवाइड करना बहुत अहम ज़रूरत थी। इसलिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी उसके अंदर कृषि पर जोर दिया गया कि कृषि में क्या क्या सुधार किए जा सकें, जिससे कि हम उत्पादन को बढ़ा पाए, क्योंकि ज़मीन तो हम नहीं बढ़ा सकते थे, ज़मीन तो उतनी ही रहनी थी, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई थी। उनके लिए खाद्यान्न कहाँ से लाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए सोचना था, इसलिए कृषि पर फोकस किया गया।
KN राज जो अर्थशास्त्री थे उस टाइम, वो जनता को गरीबी रेखा से निकालना चाहते थे कि ज़्यादातर जो 80% पॉपुलेशन भारत की एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, उनको कैसे जो है एक अच्छी लाइफ दी जा सके, कौन कौन सी तरीके अपनाए जाए जिससे कि कृषि में सुधार हो पाए। उसके अंदर बांध बनाना, नहरें, सिंचाई के साधनों पर जोर दिया गया। जैसे कि भारत के अंदर आप देखते हो एंशिएंट टाइम में यदि हम देखते हैं, ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर थी, कृषि थी, वो मानसून पर डिपेंड थी। जब भी बारिश आती थी तो फसल अच्छी होती थी, जब बारिश नहीं आती थी तो फसल नहीं होती थी। यानी जो हमारे सिंचाई के साधन थे वो ना के बराबर थे, बहुत कम थे, या बहुत सी ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर सिंचाई के साधन थे ही नहीं। इसलिए उनको सॉल्यूशन करने के लिए खाली हम वर्षा पे डिपेंड ना रहें, उसके लिए नदियों के ऊपर बांध बनाने की प्लानिंग की गई, उनसे नहरें निकाली गई, जिससे कि जो सूखा क्षेत्र है जहाँ पर मानसून नहीं आती है या कम आती है, उस क्षेत्र को सिंचाई के साधनों से एक तरह से पूर्ण किया जाए ताकि कृषि अच्छी हो पाए। जो भाखड़ा नंगल प्लानिंग थी, जो अभी सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नंगल योजना, ये उसी टाइम पारित की गई। सेकंड जो 5 ईयर प्लान थी 1956 से 1961 तक चली। इस प्लान के अंदर एग्रीकल्चर को छोड़ के उद्योगों पे जोर दिया गया। इस पे ज़्यादा खर्च जो है बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल था, रिसोर्सेज थे, लोहा, कोयला, सब चीज़ें थी, लेकिन उद्योग नहीं थे। और उन उद्योगों को में लगाने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी, जिसमें कि उस समय USSR ने हमारी काफ़ी मदद की थी। और उन्हीं की मदद से, जापान की मदद से 2-3 बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। PC महालोबिबिस ने, जो एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, इन्होंने बड़े उद्योगों पर जोर दिया ताकि देश की जो विकास दर है वो बहुत तेज़ गति से हो सके। और जो देसी उद्योग थे उनको संरक्षण की भी बात कही गई। ऐसा नहीं था कि देसी उद्योगों को ख़त्म कर दिया गया, बल्कि उनको भी उठाने की कोशिश की गई। आगे पॉइंट आता है कृषि बनाम उद्योग। ये एक दुविधा थी बाकी भारत के अंदर कृषि पर ज़्यादा फोकस किया जाए या उद्योगों पर। फर्स्ट जैसे मैंने बताया अभी 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया गया, और सेकंड जो 5 ईयर प्लान थी इसके ऊपर इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। बट दोनों जो 5 ईयर प्लान थी वो कंप्लीट हो गई थी, उस समय भी जो हमारी खाद्यान्न की समस्या थी वो कम नहीं हुई थी। इसलिए कुछ ऐसे नए रिसोर्सेज निकालने थे जिससे कि हम कृषि के उत्पादन में जो कमी आ रही थी उसको बढ़ा सकें। इसलिए कृषि और उद्योग दोनों पर ज़ोर शोर से बात होने लगी, और दोनों पर ही ऐसा माना जाने लगा कि कृषि की बजाय यदि लोग भूखे रहेंगे तो उद्योगों को हम विकसित नहीं कर सकते, इसलिए कृषि को विकसित करना भी बहुत ज़रूरी है। जबकि कुछ लोग मानते थे कि जब तक बड़े उद्योग स्थापित नहीं होंगे तो भारत का विकास नहीं होगा। चौधरी चरण सिंह का मानना था कि भारत की जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर गाँवों में रहती है, इसलिए उद्योगों से शहरों में तो समृद्धि आ जाएगी, लेकिन इसकी कीमत जो है गरीब जनता, गाँवों की जनता को चुकानी पड़ेगी। कुछ लोगों का मानना था कि जब तक भारत में उद्योगों का विकास नहीं होगा तब तक गरीबी के मकड़जाल से नहीं छुटकारा मिल सकता, यानी भारत एक गरीब देश ही बनकर रह जाएगा। जबकि कुछ लोग मानते थे कि भारत में 70 से 80% जनता जो गाँवों में रहती है, और ज़्यादातर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम बहुत सी यदि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ भी लगाते हैं तो वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, इसलिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जुड़ी रहती हैं। इसलिए कृषि के विकास के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। आगे आता है क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में जैसे मैंने इसमें फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मिश्रित जो अर्थव्यवस्था थी वो अपनाई गई थी। कुछ चीज़ें पूंजीपति मॉडल से ली थी, कुछ जो है सामाजिक मॉडल से। लेकिन जो पूंजीपति मॉडल था उनके बारे में लोगों की क्या राय थी, और जो सरकार के अंदर जो चीज़ें थी समाजवादी मॉडल के अंदर, उनके अंदर लोगों की क्या राय थी। निजी क्षेत्र के अंदर जो वामपंथी लोग थे इनकी पूंजीपति लोगों की आलोचना की गई। पूंजीपति लोग जो है ज़्यादातर जो आम पॉपुलेशन थी, उपभोक्ता थे, उनका शोषण कर रहे थे। भारत के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा था
और जो आपसी प्रतिस्पर्धा थी वो कम हो गई थी, क्योंकि पूंजीपति लोग कम थे, ज़्यादा नहीं थे। गरीब और गरीब होते जा रहे थे, अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र था, उसमें ज़्यादातर उद्योग, बड़े जो उद्योग लगाए सरकार ने, उनका सारा प्रबंध सरकार के हाथ में था। नौकरशाही और जो सरकारी तंत्र था उनकी शक्तियाँ बढ़ गई थी, यानी जो सरकारी डिपार्टमेंट था वो अपनी मनमर्जी करने लग गया था। घरेलू उद्योगों में बनने वाली चीज़ों को संरक्षण की बात की गई, यानी घरेलू उद्योगों को भी साथ रखा गया, उनको ख़त्म नहीं किया गया। और सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय का जो अनुपात था, यानी इन बड़े उद्योगों में सरकार ने जितना पैसा लगाया था उसकी एवरेज में जो है परिणाम बहुत कम थे, उनका रिजल्ट था वो कम था। आगे आता है कि भारत ने 2 5 ईयर प्लान क्रॉस कर ली थी, उसके बाद भी जो भारत के अंदर खाद्यान्न संकट ख़त्म नहीं हुआ। और खाद्यान्न संकट से फिर कैसे उभरा गया? आज़ादी की जो 2 5 ईयर यानी 10 ईयर कंप्लीट करने के बाद भी 1960 से के बाद भी भारत में ज्यों की त्यों स्थिति, यानी खाद्यान्न की समस्या ख़त्म नहीं हुई थी। अनाज या तो बाहर से मंगवाना पड़ रहा था, या लोग अनाज से परेशान थे, कम हो अनाज की उत्पादन क्षमता थी। दोनों 5 ईयर प्लान में शुरू की जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी उसके अंदर थोड़ी कोशिश की गई कृषि के ऊपर पैसा लगाने की, लेकिन बाद में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसी के साथ साथ 62 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, इसलिए भारत को आक्रमण से जूझना पड़ा। 65 से 1967 तक भारत के अंदर कई ज़िलों के अंदर, कई राज्यों में सूखा पड़ गया, बिहार, असम, जो ईस्टर्न भारत था उसके अंदर। 65 में फिर पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा। इस तरह से भारत 2 युद्धों के बीच उलझा हुआ था, और जिससे भारत का जो रक्षा बजट था वो बहुत बुरी तरह गड़बड़ा गया, यानी भारत की इकोनॉमिक कंडीशन की हालत बहुत ख़राब थी। क्योंकि युद्ध एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उस समय हमें सब चीज़ें छोड़नी पड़ती है, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल होता है। और उसी समय जब भारत 2 युद्धों से सुलटा था, विदेशी मुद्रा का संकट भी झेलना पड़ा भारत को। ऊपर से खाद्यान्न की कमी, पैदावार कम हुई, और बिहार में जो है अकाल की स्थिति पड़ गई। कई राज्य सरकारों ने अनाज को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में पाबंदी लगा दी, जिससे कि सरकार को बाहर से अनाज मंगवाना पड़ा, और जिससे हमारी काफ़ी विदेश में पूंजी चली गई और विदेशों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े। यानी आज़ादी के करीब 15 साल बाद भी हम खाद्यान्न संकट से जूझ रहे थे। अपनी जो पॉपुलेशन थी उसको खाने लायक भोजन हम नहीं उगा पा रहे थे। ये सबसे बड़ी विडंबना थी। आगे आता है फिर कि हम इस खाद्यान्न संकट से, आज जैसे भारत की यदि हम स्थिति देखते हैं तो आज हम गेहूँ उत्पादन में काफ़ी आगे आ गए हैं, और जहाँ हम खाद्यान्न की कमी झेलते थे वहाँ आज हम भारत जो है खाद्यान्न बाहर भी निर्यात कर रहा है। जो 3rd 5 ईयर प्लान थी 61 के बाद, जो उसके अंदर कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए हल खोजने की कोशिश की गई कि कोई तो ऐसी युक्ति होगी जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। ज़मीन को तो हम नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन उसमें कौन सी ऐसी तकनीकी, कौन सी ऐसी चीज़ें अपनाई जाए जिससे कि हम उसी ज़मीन पर उत्पादन को बढ़ा पाएँ। जो प्रयास किए गए इसके अंदर, जो चेंजेस किए गए, उसको हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। हरित क्रांति के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट किया गया, क्या क्या कृषि के अंदर चेंजेस किए गए, वो मैं बता रही हूँ। हरित क्रांति के तहत कृषि क्षेत्र में विकास किया गया। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम ज़मीन को नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि ज़मीन कोई रबड़ नहीं है कि उसको खींच के बढ़ा दिया जितनी ज़रूरत हो। लेकिन भारत के अंदर जो वन क्षेत्र था, जहाँ बिना कृषि योग्य ज़मीन थी, उन सबको प्लेन करके कृषि योग्य बनाया गया। दूसरा, इसमें एक स्टेप और उठाया था उस समय इंदिरा गांधी ने, ज़मीन की चकबंदी करवाई गई। जैसे कि किसी व्यक्ति के 4 टुकड़े हैं ज़मीन के, तो उसको एक जगह ही दे दिया गया, ताकि जो बीच की मुंडेरें हैं उनमें ज़मीन जो वेस्ट होती है वो ना हो। इसलिए 2 स्टेप ऐसे लिए गए थे जिससे कि ज़मीन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में थोड़ा विस्तार हो पाया। पहला, वनों को सफाया करके उसको कृषि योग्य बनाना, ये जो बंजर भूमि पड़ी थी उसको कृषि योग्य बनाना, और दूसरा था चकबंदी। नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग।
पहले भारत के जो किसान थे वो ज़्यादातर अपने खेती के अंदर जो बोते थे उसी बीज को नेक्स्ट ईयर बो देते थे, जिससे कि फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन बाद में हरित क्रांति के तहत अच्छी क्वालिटी के जो बीज थे वो सरकार ने प्रोवाइड करवाए किसानों को, और किसानों ने वो बीज बोए, जिससे कि उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई। थर्ड स्टेप था सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि भारत के अंदर ज़्यादातर कृषि मानसून पर डिपेंड थी, बट बाद में इसमें ट्यूबवेल्स लगाए गए, बिजली का विकास किया गया, किसानों तक बिजली पहुंचाई गई ताकि ज़मीन से ट्यूबवेल से पानी निकाल के खेती में दे दिया जा सके। जहाँ नदियाँ थी वहाँ से नहरें निकाली गई। इस तरह से सिंचाई सुविधाओं पर जोर दिया गया। नेक्स्ट स्टेप आता है रासायनिक खादों का प्रयोग, यानी फर्टिलाइज़र यूज़ करना। जो फर्टिलाइज़र है, जो रासायनिक खाद है, उनके प्रयोग से जो है उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि यदि एक ज़मीन के टुकड़े में हम बार बार उसी में वही खेती करते रहेंगे तो उससे पैदावार कम होती है। लेकिन उस ज़मीन की उर्वरक क्षमता बनाए रखने की खादों का प्रयोग किया गया, और दूसरा जो फसल थी उसको बदल बदल के बोया गया, उससे भी ज़मीन की उर्वरक क्षमता बनी रहती है, जिससे कि उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी निकली, बढ़ गई काफ़ी। कृषि का मशीनीकरण, कृषि के अंदर मशीनों का प्रयोग। भारत के अंदर पहले हाथ से खेती की जाती थी, ज़्यादातर बैलों से हल जोता जाता था, जिससे कि एक ही खेत में काफ़ी समय लग जाता था। लेकिन बाद में कृषि के अंदर मशीनीकरण यानी नई नई मशीनों का आना, खासकर ट्रैक्टर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, इन सब चीज़ों के आने से वो काम आसान भी हो गया और जल्दी भी होने लगा। इससे एक किसान काफ़ी बड़े क्षेत्र में जल्दी खेती कर सकता था। इससे उसके उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। उपज का मूल्य निर्धारण, ये सबसे अहम पॉइंट है। इसके अंदर क्या है, पहले जब किसान खेती करता था तो वो सिर्फ अपनी खेती अपने परिवार के लिए करता था, कुछ खाने के लिए, कुछ पशुओं के लिए, और परिवार में ही ज़्यादातर खेती यूज होती थी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उपज जो उनकी पैदावार होती थी उसको ख़रीदने के लिए मूल्य लगाया गया, उसका फिक्स मूल्य किया गया कि मंडियों में यदि किसान लेके आएंगे तो उनका सही मूल्य दिया जाएगा। इससे किसानों में एक तरह से इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित हुए, क्योंकि उन्हें उपज के बजाय पैसे बदले पैसे मिल रहे थे। उससे पहले जो है किसानों को पैसे ना के बराबर मिलते थे, अपना घर में ही काम चलता था। इसलिए उनमें एक प्रोत्साहन मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से खेती को कॉमर्शियल बना दिया गया, ताकि किसान खुश होकर उस चीज़ को करें। इसलिए ये उपरोक्त स्टेप हरित क्रांति के तहत अपनाए गए भारत के अंदर, और उससे काफ़ी परिणाम मिले। भारत में काफ़ी अच्छी खाद्यान्न की पैदावार हुई और भारत की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी बेहतर हुई। इसमें मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ इस पॉइंट को फिर। कृषि क्षेत्र में विस्तार, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज प्रयोग करना, सिंचाई के साधनों में सुविधा, खासकर बिजली हर जगह पहुँचाना, नहरों का विस्तार करना, रासायनिक खादों का फर्टिलाइज़र यूज़ करना, यानी कृषि का मशीनीकरण, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, इन सब का यूज़ होना। उपज का मूल्य निर्धारण, किसान के लिए पैदा की गई उपज का जब सरकार ने मूल्य फिक्स किया तो उससे उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। अभी आता है हरित क्रांति के क्या परिणाम निकले, क्या हम खाद्यान्न संकट से उभर पाए? जी हाँ, हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न संकट से हम काफ़ी कुछ उभर पाए। लेकिन जहाँ 1978-79 में 1,31,00,000 टन खाद्यान्न पैदा हुआ, यानी भारत जो पैदावार बहुत कम होती थी वो बहुत काफ़ी मात्रा में बढ़ गई। जो भारत की जीडीपी थी वो बढ़ी, उद्योगों को विकास मिला, क्योंकि जब पैसा भारत में आने लगा बाहर से तो हम उद्योगों में लगा सकते थे। भारत ने जो विदेशी कर्ज लिया था उसको देने में हम सक्षम हो गए। भारत जो खाद्यान्न आयात करता था अब निर्यात करने लग गया। हरित क्रांति से इंदिरा गांधी व कांग्रेस पार्टी को काफ़ी फ़ायदा हुआ, यानी उनको एक इंदिरा गांधी के द्वारा अपनाया गया एक महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हुए, कुछ डीमेरिट्स भी हुए। इसका फ़ायदा जो है उत्तरी क्षेत्र जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन राज्यों तक ही सीमित रहा। पूरे भारत में इसके फ़ायदे नहीं पहुंच पाए। जो छोटे किसान थे खासकर उन तक नहीं पहुंच पाए। जो बड़े ज़मींदार थे उन्होंने इसका काफ़ी फ़ायदा लिया, इसलिए छोटे किसान उसी कंडीशन में रहे। आज भी हम देखते हैं ईस्टर्न में वही बैल और उनसे खेती करते हैं। अगर हरित क्रांति का पूरे देश में उसी तरह से विकास किया जाता, उसी तरह से लागू की जाती, तो शायद भारत की स्थिति आज और बेहतर होती।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में डालिए। थैंक यू।